बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत लाहौर में एक आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास में पंजाब की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि किसी सूरत 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन इसी साल मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मफाहमत के लिए जो इस वक्त सिराजुल हक साहब एक अहम कोशिश कर रहे हैं, ईद के बाद कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, इसकी कामयाबी के कितने इम्कान मौजूद हैं डॉक्टर साहब? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं सिराजुल हक साहब जी, और मेरी दुआ है कि उनकी कोशिशें कामयाब हों। वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक ईद के बाद उनकी पूरी कोशिश है कि वो बुलाएं, और ये मेरी दुआ है। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि ये एक ट्रक की बत्ती है। अच्छा, सही जी, ये एक और ट्रक की बत्ती है कि कहीं एक मेज़ होगी, उस मेज़ पे ईद के बाद ईद मिलन पार्टी हो रही होगी। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे, तो मौलाना साहब बैठे होंगे, तो इमरान खान साहब बैठे होंगे, या पता नहीं गिरफ्तार हो चुके होंगे उस वक्त तक, जो हुकूमत का इरादा है। कोशिश तो है, इस वक्त ट्रक की बत्ती लग रही है। सही। और सिराजुल हक साहब कोशिश, बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हालात हैं उसमें ये एक ट्रक की बत्ती है। तो जब ये ट्रक कहीं थमेगा तो पता चलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ट्रक की बत्ती जो है, वो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रक की बत्ती जो है वो उसी वक्त तक जल सकती है, और कौम को उस वक्त तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सकता है जब तक ट्रक चल रहा हो। और ट्रक चलता है पेट्रोल से, और रात को 10 रुपए का जो आधी पता नहीं क्या, रात को अचानक जो है वो हमारे इंतहाई मोहतरम इसहाक डार साहब कहीं सऊदी अरब से तुलू हुए, और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई। उनकी सऊदी अरब में मौजूदगी की पहली जो एक तवक्को थी वो ये थी कि कम से कम वो कुछ डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल, कहीं कोई बात, कोई, तो वो जो है वो नहीं आई, बल्कि 10 रुपया जो है वो। और अभी इस पे दूसरी खुशखबरी भी शायद वो अभी सुनाएंगे, मेरा ख्याल है सऊदी अरब से ही सुनाएंगे, या वापस आके सुनाएंगे, या कब सुनाएंगे। और वो ये है कि ईद से पहले या इस माह के से पहले या ईद से पहले पेट्रोल की कीमतें एक दफा और बढ़ानी है। यानी इसको आप इस तरह से लें कि अगर लोग ईद की छुट्टियों पे जा रहे हैं, अगर किसी ने रिटर्न टिकट ले लिया है तो पता चला कि वो ट्रेन वाले कह रहे हैं, बस वाले कह रहे हैं कि जी आपने जो टिकट लिया था पहले, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा रश होता है तो लोग टिकट्स लेके रख लिए, लेकिन जब तक चलने का दिन आएगा तो उस वक्त तक वो कीमतें कुछ और होंगी। मुझे नहीं पता कि ये इस वक्त ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और क्या इसकी मतलब, एक होता है ना कि कोई वजूहात भी नहीं बयान हो रही। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ गई हैं, तो तेल तो बहुत सस्ता था, बहुत गिर गई थी कीमतें। यानी शायद पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा कीमतें पिछले महीने कम थी। अब थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। पिछले महीने तो बहुत कम हो गई थी, कीमतें गिर गई थी। तो उस वक्त तो इनको कोई 200 रुपये कर देना चाहिए था पेट्रोल। अगर हम तेल की आलमी मंडियों की कीमतों के हिसाब से चल रहे हैं तो। अच्छा, फिर जो है वो दूसरी बात जो है वो इन्होंने एक बात इन्होंने की, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी की, और फिर उसके बाद हमारे इंतहाई मोहतरम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी कही। और उन्होंने कहा कि IMF की शराइत पूरी नहीं हुई हैं, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है, हो गई हैं, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है, और मुआहदे करने का मुआहदा होगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इसमें हमारे मतलब आर्मी चीफ ने बहुत शब व रोज़, नहीं वो कुछ और कहते हैं, शबाना करके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक शबाना करके नया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल शब व रोज़ कह देते हैं उसको। तो वो कहते शब व रोज़
मेहनत की, सब ने, हमारी टीम ने, खास 3-4 दफ़ा उन्होंने आर्मी चीफ के, और उसके नतीजे में जो है वो अभी है कि दोस्त मुल्क जो हैं वो तैयार हो गए हैं और ना हमें जाना नहीं पड़ेगा, दोस्त मुल्क खुद आएंगे और पैसे दे जाएंगे, कोई ऐसी तरह की बात हुई। लेकिन फिर उसके बाद आईएमएफ की तरफ से पता नहीं हमारे पास वो आज के अखबारात की वो हैं कि नहीं, उनकी लीड्स, तो आज के जो अखबारात हैं वो भरे पड़े हैं कि जी आप चाहे एक्सप्रेस ट्रिब्यून को देख लें, चाहे आप डॉन को देख लें, चाहे आप किसी अखबार को देख लें, तो उसमें ये देखें आप ज़रा, डॉन क्या कह रहा है, आईएमएफ वांट्स मोर गारंटीज एज पीएम इंसिस्ट ऑन ऑल डिमांड्स मेट, डू मोर। ये आज का डॉन है। यानी वो कह रहा है कि मजीद उन्होंने शराइत आयद कर दी हैं और आईएमएफ पुट्स डैम्पर, और उठाकर उसको जबरदस्त कर दिया। डैम्पर को मेरे ख्याल से अच्छा लगता है जबरदस्त के लिए, ऑन अर्ली डील होप्स। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी, उन्होंने कहा जी ये तो कोई बात ही नहीं हो रही, कहाँ से, अभी तो कोई ना हमें कोई गारंटी मिली है किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, ना कोई पेशरफ्त हो रही है, ना हमारी बात सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने इसको जबरदस्त कर दिया। ये डॉन है। शहबाज राना साहब की ये स्टोरी, मेहताब हैदर साहब ने भी इसके ऊपर लिखा है, मेरे ख्याल से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी है, वो भी अभी हम दिखा देते हैं। और वो ये फ्रंट पेज की स्टोरीज हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि जी किसी किस्म की कोई डील आईएमएफ के साथ नहीं हो रही अभी तक ना हमारे सामने है, और डू मोर, और वो क्या डू मोर है, वो कहां खत्म होगा जाके, और यानी अभी दूर दूर तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं है, कोई खतो किताबत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और साथ ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये है अब अवाम के मसाइल। तो इसमें तो मुझे तो बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूं कि मैं ये जो उनकी प्रेस स्टेटमेंट आई, उन्होंने बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट इशू की है आईएमएफ की तरफ से, और उसमें उन्होंने पूरा कि जी कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, कोई कंडीशन मंजूर नहीं हुई, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने चार्जशीट क्या की है, वो एक मतलब हैरत है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये या तो कैबिनेट की मीटिंग्स में ये डिस्कस नहीं होता, इसहाक डार साहब भी डिस्कस नहीं करते, जो भी बात है उसे खुल के बताएं ताकि हमें पता चले। ये जो बात थी ना कि डॉलर्स आ गए, डॉलर्स बारिश हो गई, कल हो गया, परसों हो गया, खुशखबरियां, तो कोई भी नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो ज़रा तैयार हो जाए तो मुझे काइंडली बताइएगा ताकि हम ज़रा वो दिखा सकें कि आज के अखबारों ने किस तरह से उसको आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात को कहाँ फेंका है उठा के। लेकिन जो है अच्छा, ये तो सिर्फ डॉन दिखा रहे हैं ना, जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बाकी अगर तैयार होते हैं तो वो काइंडली दिखाइएगा। अच्छा, तो ये अगर वो तैयार हो जाए तो वो ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 12 तमाम अखबारों में आज की लगी हुई है बात के, और अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम दिखा सकेंगे अपने नाजरीन को कि तमाम आईएमएफ की जो डील्स हैं वो खत्म, उनकी तरफ से कहा गया है कि जीरो पे करें आप, और डू मोर का मुतालबा आ गया है। और डू मोर में सबसे पहले तो वही है कि जी बरादर ममालिक जो हैं वो नहीं आपको दे रहे। अच्छा, मैं ये पाकिस्तानी सियासत पे आता हूं अभी कि इसकी मफाहमत के इम्कान, और अल्लाह से दुआ है अभी तक इस वक्त तक जो तलखी है, जो आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात भी की, उन्होंने कहा किसी सूरत 14 तारीख को इलेक्शंस नहीं होंगे, वो इलेक्शंस तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें जरा इमरान खान साहब को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर रहा आज भी। मैं सिर्फ ये आपसे बात कर रहा हूं कि ये ट्रिब्यून ने क्या लिखा है, ये जरा देखें आप। आईएमएफ पुट्स अ डैम्पर ऑन अर्ली डील होप्स, ये तो बिल्कुल ही वही डैम्पर, मतलब पूरा फारिग, और वो कह रहे हैं कि कोई कंक्लूड ही नहीं हुई। ठीक है, वेट्स नेसेसरी, वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई इकदाम उठाए, पता नहीं कौन से पाकिस्तान से उन्होंने इकदाम उठाने, न्यूज में भी ऐसी बाकी तो मैंने आपसे कहा। अच्छा, 12 अब इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि जो माशी टीम और कानूनी टीम की मैंने कल भी बात की थी ना, परफॉर्मेंस, यानी मामला ये था कि शुरू कहानी कहां से हुई थी, शुरू कहानी यहां से हुई थी कि हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कराएगी, तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई
और आने के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी, पहली बात कि नवाज शरीफ साहब जल्द हमारे दरमियान होंगे। वो काइंडली देखिएगा प्लीज। अच्छा, तो वो जो है वो नवाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ वापसी के साहब हवाले जी, से जी पहली उनकी कंडीशन जो थी वो ये थी कि यानी होनी चाहिए थी, और पहला उनका बयान ये था, और पहला उनकी बात यही थी जी कि जी नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में वापस होंगे, उनकी हुकूमत है। अब जनाब पहले तो उनके ऊपर पाबंदी लगी रही, नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगी रही, बड़ी मुश्किलों से उनकी पाबंदी हटी। मुझे नहीं पता कि ये शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने और मौलाना साहब, जाहिर है कि हुकूमत ली है इन्होंने, और खुद अब तो बता भी रहे हैं जरदारी साहब किस तरह से ली है, और मौलाना साहब भी सब बता रहे हैं, अब तो बात खुल के हो रही है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने उस वक्त जब ये आए गवर्नमेंट में 2022 में या उससे पहले, तो बात ये थी कि इनके था जहन में पहली बात तो ये इन्होंने यकीनन की होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे। अब वापस जाने का कोई कानूनी रास्ता, हम भी डिस्कस करते रहे कि कोई कानून पास होगा जिसमें नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म होंगी, वो वतन वापस आएंगे, वो अहल होंगे, अहलियत बहाल होगी ये। लेकिन मैं बताऊं, ये यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को भूल के एनआरओ खत्म करवाने में लग गए। तो आखिर में नतीजा क्या हुआ कि उधर ना नवाज शरीफ साहब का वो मामला, और कहां पे झगड़ा नवाज शरीफ साहब का जब आया जी तो वहां पर कहां पे ये ट्रक घुमा के ले गए बत्ती समेत कि ये जज वो हैं, वो जज वो हैं, ये फाइज ईसा साहब के जज हैं। अब आप देखिए बहस क्या चल रही है इसमें, कहीं आपको नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं? मतलब नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक क्या है फाइज ईसा के साथ? अतर मिनल लाएं या अतर मिनल्ला साहब उधर हैं, या कौन सा जज किधर है? उन्होंने तो खामोशी के साथ एक पिटीशन जानी थी, और बड़ा उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं होता, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि हाँ रिव्यू करके आप खत्म। इन्होंने ट्रक की बत्ती ऐसी लगवाई, ऐसा नवाज शरीफ साहब को इन्होंने चूना लगाया है, जो मैं रोज इस बात को दोहराऊंगा, और वो कहते हैं ना थोड़ा सा नमक छिड़कूंगा इस बात पे, ऐसा नवाज शरीफ साहब के साथ किया। ये जज ऐसे होंगे, ये आइन के साथ खड़े हैं, ये आइन के खिलाफ खड़े हैं। माशाल्लाह जज साहिबान आइन के खिलाफ खड़े हैं, आइन की जैसे। और मैं आपको ये बताऊं, ये बात हमारी मुल्क की तारीख में आइंदा कभी डिस्कस नहीं होगी। जैसे हमारे मुल्क की तारीख में कभी लम्हात आते हैं ना, अदालतों की भी होता है, इससे निकल जाएंगी अदालतें, लेकिन लोगों ने इस दौरान क्या किया ये बात रह जाती है। अदालतों के बेंच तोड़वा दिए, अदालतों के जजों की, जज साहिबान की शख्सियात को सोशल मीडिया पर भी हमारे अहबाब हैं दोस्त, मैं किसी को नहीं, लेकिन आप देखें एक मुख्तलिफ अंदाज में बात तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बयान करते हैं ना, तरीके से कि जी एक इख्तलाफ है, ये इस तरह से गालम गलूच ये वो सारा, ये बिल्कुल वो सूरत हाल है जो कि अक्टूबर नवंबर में डेवलप हुई थी मुल्क में। और जब एक और अहम तैनाती का वक्त था, तो आप याद करें उस मीडिया और सोशल मीडिया पे क्या सूरत हाल थी। और मुल्क में कभी कभी मेरी दुआ है कि ऐसा वक्त ना आए दोबारा, और नहीं आएगा इंशाल्लाह, कि कभी ये अहम जो आपके मुल्क के कुछ ऐसे वक्त आते हैं ना, जब पता चलता है लोगों का, अदारे हमारे अदारे हैं ना, हमारी शख्सियात हैं, अच्छे इख्तलाफ आप सब कुछ होता है, लेकिन एक लोगों ने इसको जिस तरह उछाला इस पूरे इशू को, और अभी कर रहे हैं, लेकिन यह कि ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा ना वो। लेकिन बात मेरे लिए आप यकीन करें कि बड़ी हैरान, और उसको फिर खूब ही बयान करते हैं कि जी पहले तो नहीं होता था ना, अब तो चूंकि दुनिया खुल गई है इसलिए हमें हक मिल गया कि हम गालियां दें। तो मतलब इसके ऊपर कोई मैं क्या इस पर तबसरा किया जाए। कमज़ोर लम्हात आते हैं मुल्कों के अंदर, और मसाइल होते हैं मुल्कों में, लेकिन ऐसे मौके पे फिर आपकी कौम जो है वो गालियां देती है, ये उन मसाइल का हल ढूंढती है। तो या ये कि परेशानियां एक दूसरे की, इस वक्त हज़ारों लोग मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि वो इन हालात में भी वो जो है वो सफ़ेद पोश हैं, तंग दस्त हैं, लेकिन वो अफ्तारियाँ करवा रहे हैं लोगों को, इबादत करवा रहे हैं लोगों की, बैठे हैं, इमदाद ज़कात, वो सारा वो अलग एक अलग दुनिया है जिसका कोई इन हंगर गेम से ताल्लुक़ नहीं है। और इसमें बदकिस्मती है बड़ी कि वो जज साहिबान की जो इख्तलाफ था आपस में उनके बेंचेस का, इससे नवाज शरीफ साहब का या मुल्क का क्या इससे ताल्लुक़ था फैसलों का? ये आइन के साथ खड़े थे, ये आइन के ख़िलाफ़ खड़े थे,
ये गद्दार थे, ये यूं थे, ये यूं थे, वैसा एक तमाशा लगा हुआ है जो कि डॉक्टर साहब, जो इसके खत्म हो नतायज जाएगा। क्या नहीं होंगे? नहीं, नताइज कुछ भी नहीं होंगे। ये नताइज क्या होंगे? भाई मुल्क ने तो आगे जाना है ना। वो एक इशू खड़ा हुआ था ना नवंबर में, आप देखें उससे पहले क्या और उससे पहले क्या, आप जरा 2-3 महीने याद करें क्या सूरत हाल, क्या मीडिया, सोशल मीडिया पे क्या गुफ्तगू हो रही है। अब कभी आइंदा ऐसी होगी, अभी हो रही है, लेकिन कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये किसी मुल्क में ये डिस्कशन हो? और नहीं जी आज़ादी ये राय है, फलां है, डिमाकना है। और इशू ये था कि नवाज शरीफ साहब का प्राइड एक इशू था सिर्फ कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस लाना है। और उसमें गालम गलूच, इमरान खान ये, इमरान खान वो, जजेस को खींच लिया, ये इस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे, तो वो मामला वहीं का वहीं रह गया। और इसमें नवाज शरीफ साहब का तो अब वो बेंच कौन से बनेंगे, तो वापसी कैसे होगी और क्या होगा, तो मुझे तो वापसी उनकी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो तो वही था ना कि मैं बाऊँ। बात तो ये हुई थी ना कि 2-2.5 लाख 3 लाख बंदा आए, लाहौर उतरूँ, कहाँ उतरूँ, किस जगह, इस्तकबाल, सारी चीज़ें, और जेल जाने वाली बात ना, उससे पहले कानूनी मामला हल चुके हों। इन्होंने अदालतों को छोड़वा दिया, कर करके कह के कुछ पीटीआई ने काम दिखाया। पीटीआई ने कम दिखाया, इन्होंने ज्यादा दिखाया। ज्यादा दिखाया। ज्यादा देखो, बेंच बन रहे थे ना, तो पीटीआई ने तो फुल कोर्ट बना दिया, ये बना वो पीछे हटे। इन्होंने ये नहीं, वो देखें जज ऐसे होते हैं, जज ऐसे होते हैं, खुद नोटिस ले आए बीच में। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब की वो पिटीशन रिव्यू की थी कि जी ये 30 दिन का के अंदर जो आपने नाहल करार दिए हैं लोग, जहांगीर तरीन, वो 400 नाम भी थे ना वारंट के, आप उसको वो करें, वो साइड पे करके, और वो सू मोटो कैसे होना चाहिए, अदालतों में ऐसे होता है, ऐसे होता है, फलां होता है, वो नवाज शरीफ साहब। फिर नवाज शरीफ मीन्स की पूरी हुकूमत। जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगस्त से पहले भी इलेक्शन हो जाए तो मैं कोई इतराज नहीं, कोई एतराज कोई इतराज नहीं। और फुलिश मकाना आइडिया, एमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को आगे करवाना। अब मुझे बताएं कि अगर ये, मैंने कहा ना जरदारी साहब तो इसमें मतलब असल गेनर तो जरदारी साहब है, असल प्रॉपर गेनर इसमें, इस पूरे खेल में। और वो जो हैं वो आराम से बैठे हैं सुकून से, ना उनकी अदालत के साथ लड़ाई है, ना उनकी किसी अदारे के साथ लड़ाई है, ना उनकी जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ भी। बल्कि आप नोट करें, पीटीआई से भी कम ही है डॉक्टर साहब। पीटीआई को सपोर्ट किया है ना, पीटीआई को तो सपोर्ट किया है ना। पीपल्स पार्टी आपको एक बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगे, वहां लोग इख्तलाफ करते नजर आएंगे, बहरहाल उनकी रुकनीतें वगैरह तो मुअत्तल नहीं हुई, वो अपनी जगह मौजूद हैं, उहदों से हटा दिए, वो खैर है, ठीक है ना। लेकिन ये पुराने पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जरदारी साहब से राब्ते में हैं। और इसलिए जरदारी साहब ने वो कि तख्त पंजाब की लड़ाई, उन्होंने इधर ही जो करना है करो, इधर ही करो, मेरी लोगों की जरूरत हो तो हाजिर है। तो नवाज शरीफ साहब, और वो एक तीर से दो शिकार वाला हिसाब होता है ना, वो नवाज शरीफ जीते हैं या वो जीते हैं या वो जीते हैं, जरदारी साहब की तो खैर है। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि वो एक इंडियन अंडरवर्ल्ड का की एक फिल्म के अंदर वो डायलॉग याद आ गया। वो एक दो होते हैं, यानी होते हैं ना मुकाबले आमने सामने भाई लोग। तो एक बंदा जो है वो एक भाई लोगों से पिटता है, वो गरीब सा, वो पिट के जाता है दूसरे के पास, उसके पास जाता है, तो वो कहता है कि वो बैठा होता है अपनी गैंग के साथ, वो जाके कहता है कि जी मुझे आपका गैंग ज्वाइन करना है। अच्छा, वो सारे जो बैठे होते हैं वो हंसने शुरू हो जाते हैं, ये दुबला पतला मच्छर पहलवान ये कहाँ से आ गया। वो कहता है अच्छा क्या ट्रक गाड़ी वाड़ी चलाओगे? वो कहते नहीं। कहते क्या करोगे? वो जो उनका बड़ा भाई, जो भाई होता है एक गैंग का, वो कहता है मैं उसको मारूंगा, आपके मुकाबले पे जो भाई है, बड़ा भाई इलाके का, गांव का। तो सब हंसने पड़ते हैं, हंसने शुरू हो जाते हैं। कहते तुम मुझे मारोगे? कहते हाँ मैं, दुबला पतला। कहते मैं उसे मारूंगा एक दिन। कहते क्यों? कहते उसने मुझे मारा है, उनके लोगों ने मुझे मारा है, और मेरा घर का सामान उठा के मैं उसको गोली मारूंगा। अच्छा, ये कहता है अच्छा। तो अब सब मजाक उड़ा रहे हैं उसका। तो पिस्तौल चलानी आती है, उसको फेंकता है पिस्तौल, पिस्तौल पकड़ के फायर करके दिखाता है। उसको कहता है अच्छा। कहता है ऐसा करो कि छोटा काम लो, कोई ट्रक वगैरह। कहता नहीं भाई, मुझे उसको मारना है, मुझे कोई बड़ा काम दे, मैं छोटा काम नहीं लूंगा। अच्छा, अब उसके बाद वो जो उस भाई के बेटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि शर्म तमीज से बात करो, तुम घटिया आदमी, और तुम ये बात करते हो भाई के सामने कि उसको मजाक करते, मजाक करने आए उधर। तो भाई चुप कराता है उसको, कहता है अच्छा ऐसा करो कि ये पैसे पकड़ो, ये कोई ट्रक वगैरह चलाने शुरू करो, और ये उसको मारो, जाके जाओ, पूरी प्लान भी खुद करो और मारो।
चला जाता है तो सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने तो हमें उसकी सुपारी दी थी, आपने तो हमें कहा था कि मारे, हमें कहा था। वो कहते ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, इसको मैंने इसलिए भेजा है कि अगर इसने उसको मार दिया तो मेरा फायदा कि मेरा दुश्मन मर गया, और अगर उस भाई ने इसको मार दिया तो मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये मेरी फैमिली का नहीं है। मेरी फैमिली तो तुम लोग हो। अब इसको सियासत से आप अलग से अलग कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो जरदारी साहब ने उनको मारे या वो उनको मारे, नेट फायदा जो है वो जरदारी साहब। अच्छा सुने, अच्छा आगे चलें। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कल, और कल जमा करवाते हैं नहीं करवाते सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मेरे ख्याल से ऑलरेडी रिपोर्ट शायद जा चुकी है पहले दिन, या सेक्रेटरी दिफा दोबारा करेंगे। क्या होगा ये अगले 1-2 दिन में वाजे होगा। फिर हुकूमत की तरफ जाती है, फिर ऑपोजिशन की तरफ जाती है, मुल्क के इश्यूज, बिल्कुल वो भी इजलास है, होते हैं, फिर पोस्टपोन हो जाते हैं। देखिए ये कानून और दाखिला कानून और ये जो है मईशत की वजारतें, ये तो हाँ, ये तो ऐसी वजारतें ली हैं ना मुस्लिम लीग नून ने, या इनको दी हैं, ठीक है ना। पिस्टल देके भेजा ना कि जो मारो, नहीं मारे तो वो मार दे तो भी फायदा मेरे। तो मसला ये है कि जरदारी तो कहते हैं ना मैंने बनाई है ये हुकूमत, तो बहरहाल ठीक है। और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वजारतों की, हिना रब्बानी खैर, बिलावल भुट्टो, उधर शहरी रहमान साहब, उनकी परफॉर्मेंस उनकी, ठीक है। तो स्पीकर राजा परवेज, अगर देखें ना, मतलब तो अगर वजीर आजम नायल हो जाए तो स्पीकर है ना, जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। ये नहीं तो मतलब ठीक है, वो हर तरफ से जरदारी साहब इज ओके, लेकिन इनको ये देखना है कि ये कहाँ खड़े हैं जाके। इत्तेजाज एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, बाबर रहमान साहब, तारिशा साहब, KTR, ये सारे। तो अब मतलब है कि तख्त लाहौर की जरदारी साहब ने वो बैटल ग्राउंड ही दूर कर दी ना। हाँ। दूर रहो, सिंध से दूर ही रहो, यहाँ कोई फटा ही ना पड़े, जाओ जाके उधर ही लाहौर में, पंजाब में करो। उसमें फंस गई नून, फंसी हुई है। पंजाब के जज, उधर के जज, इधर से फंसे हुए सारे। तो अब इसमें, इस पूरे किस्से में अब ये हफ्ता देखते हैं कि कैसे निकलता है आगे। मैंने कहा ना कि ये तो बहुत बाद से राजू लगता है, उससे पहले बहुत सारे फैसले होने हैं ना। अल्लाह करे कि किसी एक तारीख पे एग्री कर जाए, ठीक है। टीम बड़ी सी बनी है, साद रफीक साहब, अयाज सादिक साहब, ये जो लोग हैं सारे, वो उधर से इधर से, ये टीम आगे बढ़े और इन मसाइल को निकाल के ले आए अदालतों से वापस पार्लियामेंट तक, या पार्लियामेंट से बाहर भी, यानी पार्लियामेंट से बाहर है ना PTI इस वक्त, तो बैठ के बात करके इसे। लेकिन साथ साथ वो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, साथ साथ जो है वो तो वो भी इतराज है इमरान खान साहब। तो अगले आने वाले दिन की जानिब से कहा गया करेगा इंशाल्लाह निकलेंगे। रहमान साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, इस पर कमेटी सिस्टम चल नहीं रहा, बस छोड़ें, आगे निकलते हैं। सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा। ट्यूनिसिया कहां से आ गया जहन में जी? ट्यूनिसिया जो है वो भी IMF का क्राइसिस। ट्यूनिसिया जो है ना, ये अफ्रीका में है। हाँ। अफ्रीका का बिल्कुल आप देखें ना ऊपर, यानी नॉर्थ की तरफ, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, कोस्टल लाइंस हैं, और यानी उसकी जो है वो ये ट्यूनिसिया देखें ना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस देखें ना, अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान में। अभी हम बात कर रहे थे ना, मोरक्को और अल्जीरिया का झगड़ा है, और अब ये क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्या खूबसूरत जगह है ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, और IMF ने उनको डू मोर जान खा गए जनाब। अब उसके बाद जनाब ये 22वीं स्लाइड देखें, आज की खबर रॉयटर्स की। ट्यूनिसिया के प्रेसिडेंट ने कहा IMF की डिक्टेशंस बंद करो, बक बंद करो। हाँ। और उसके बाद ये थोड़ी देर पहले कहा था इन्होंने कहा IMF अपनी बक बंद करे, मगर वो उन्होंने डॉक्टर साहब की तरह नहीं कहा था, उनके जहन में कोई प्लान था। हाँ। उन्होंने कोई किसी प्लानिंग के तहत कहा कि ये बक बंद करो। लोग वहां पर बड़ा, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, IMF को आंखें दिखा दी। शेरकुल औसत आज का खबर दे रहा है, जो बड़ा अखबार है अरब दुनिया का, ये 24वीं खबर, ट्यूनिसिया प्लान्स टू जॉइन ब्रिक्स, ठीक है। और ये कुछ अर्से पहले, ये जो 26वीं स्लाइड है ना, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी ट्यूनिसियन प्रेसिडेंट
कायस सईद की, जो बड़े ज़बरदस्त, कायस सईद ज़बरदस्त शख्सियत हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी इसको पूरा बता रही है कि ट्यूनीशिया प्लान्स टू ज्वाइन ब्रिक्स नेशंस, और उसके बाद जो है वो आईएमएफ को नो कहते हुए ना, दे आर गोइंग टू, मतलब रिजेक्ट्स आईएमएफ लोन्स एंड वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। अच्छा, ये नहीं कि हम तो नहीं कर सकते ना इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि हम करें या इस तरह की। हाँ, ये नेशनल न्यूज़ जो है ना, नेशनल जो यूएई का है, उसने भी बड़ा अच्छा दिया इसको कि चाइना एंडोर्सेस ब्रिक्स कोलिशन स्पिरिट्स ऑफ ओपननेस अमिड ट्यूनीशियाज रिपोर्ट बिड टू ज्वाइन। अब ब्रिक्स में ट्यूनीशिया ने कहा कि हम जाना चाह रहे हैं, और इसको ये अगर आप देखें ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें ना, तो उसमें ये जो पोर्ट्स है ना ऊपर की, पोर्ट्स बंदरगाहें ट्यूनीशिया की, आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो देखें, मतलब मुल्क अपनी ज्योग्राफी से, अपने लोगों की स्ट्रेंथ से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम, अपने एग्रीकल्चर, अपने बहुत सारे टैलेंट से हर तरफ से फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। एक दरिया, एक नदी, एक खेत खलवान, कुछ भी है उनके पास, बारिशें कम हो गई तो भी फायदा उठाते हैं, बारिशें ज्यादा हो गई तो भी फायदा हो गई, मतलब हर तरफ से वो कहते हैं कि रियासत है। अब ये बेल्ट एंड रोड में आप देखें ना कितनी इंपॉर्टेंट है ये, जिबूती के ऊपर, सूडान, ये चारों तरफ डिस्कस कर चुके हैं, मोरक्को, दाएं बाएं, ये पोर्ट्स हैं जिन पे चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं और चाइना चाह रहा है वहां पे, ठीक है। बैकअप पोर्ट्स इन अफ्रीका देखें, यहाँ पे है चाइना। अब ये चाइना यहाँ पहुंच जाए तो ट्यूनीशिया के साथ उनका मामला हो गया हल। बेल्ट एंड रोड है और ट्यूनीशिया की पोर्ट्स, और ट्यूनीशिया ने आईएमएफ को ना कहा और जाके वो ब्रिक्स में एड हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया यहाँ का किस्सा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। ये जो फड्डा है ना जी, ये जो फड्डा है सूडान वाला, अभी इसको लेकर आता हूं मैं पाकिस्तान की सिचुएशन और रीजन के पे, लेकिन मैं सूडान को डिस्कस कर लूँगा। तमाम रोज आज भी ये होता रहा। 56 फिर 70 की एक इत्तला आई, फिर 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए हैं, और जो है वो लड़ाई हो रही है। अब्दुल फताह बुरहान, जिन्होंने तख्ता उल्टा था उमर बशीर का, और वो जो है 2019 में, और जो फौज के सरबराह हैं, उनकी लड़ाई हो रही है, और लड़ाई हो रही है हमदान दगोलो के साथ, जिनको हमेती भी कहते हैं, और जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के, यानी आरएसएफ जो उनकी है, आरएसएफ के वो इंचार्ज हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से तख्ता उल्टा गया था उमर बशीर का, ठीक है। और ये 2019 में 30 साल तक रहे वो सरबराह, वो भी तख्ता उलट के आए थे, ठीक है। वो ब्रिगेडियर थे, वो भी फौज में थे, तख्ता उल्टा, फिर वो एक इलेक्शन, फिर दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, जीतते रहे ता वक्त ये कि उनको इंटरनेशनल पावर्स ने डंप नहीं कर दिया। सही। अच्छा, शुरू में जब आए ना, मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग करके आगे निकलता हूँ। शुरू में जब आए उमर बशीर, तो उस वक्त जो है वो बड़े जो हैं वो आप समझें कि उनके साथ होते थे हसन तुराबी सूडान में, और हसन तुराबी जो हैं उनका बड़ा रोल था उमर बशीर की हुकूमत लाने में, और जो उससे पहले जो वजीर आजम थे उनका तख्ता उलटने में। लेकिन ये हुआ कि हसन तुराबी जो हैं, मतलब ये एक मजहबी, एक इस्लामी इनका वो था, और इन्होंने उसके बाद जो है वो इनके पास इनकी दावत पे उसामा बिन लादेन सूडान आए थे, और क्योंकि वहाँ से सऊदी अरेबिया से जब उसामा बिन लादेन को निकलना पड़ा तो सूडान आ गए थे 96 तक, तो इनकी दावत पर आए। इनकी दावत पे फिर बहुत से लोग, ये अखवानुल मुस्लिमून इजिप्ट के, जब हुस्नी मुबारक पे असैसिनेशन अटैक हुआ तो ये आ गए। ये थोड़ा सा इनका अपना बिटेल्ड जो है हसन तुराबी का अखवानुल मुस्लिमून की तरफ था। अल्जीरिया के अंदर वो यहाँ पर आ गए। सोमालिया में जब वो ब्लैक हॉक डाउन हुआ, जो गिरा मोगदेशो में, वो फराह हदीद वाला 93 में, तो वहाँ से लोग यहाँ आ गए। तो ये सूडान एक बहुत ऐसे, अच्छा ना सिर्फ पीएलओ के लोग भी आ गए, और एक वेनेजुएला का एक शख्स आ गया, वेनेजुएला से एक शख्स आ गया, वो भी यहाँ पर आ गया। वो मुसलमान हो गया था 2001 में, लेकिन वो उससे पहले पीएलओ में था। सही। और उसको जब वो आ गया, वेनेजुएला से था, उसका नाम स्पेनिश में बड़ा लंबा सा है, मैं शायद सही प्रोनाउंस ना करना चाहूँ, लेकिन जब उसने ज्वाइन कर लिया पीएलओ को, तो उसको कहते हैं कार्लोस द जैकॉल, ठीक है। वो फ्रांस में है, उसको भी यहीं से गिरफ्तार किया था। ये सूडान से जब डील हुआ ना, डील करवाई ना अमेरिकन की सूडानी गवर्नमेंट के साथ, तो टिप ऑफ हुई और उसको यहाँ से अरेस्ट किया, कार्लोस द जैकॉल को, और यहाँ से ले गए, फ्रांस ले गए। डील किसने करवाई?
डील किसने करवाई? सूडान की और अमेरिका की डील किसने करवाई? उस जमाने में मैं भी एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। अमेरिका एक साहब आए और वो साहब बड़े क्लोज थे बिल क्लिंटन के, हिलरी क्लिंटन के, मेलिंडा ऑलब्राइट के, जो भी उस वक्त क्लिंटन इंतजामिया थी 90 की। ठीक है। और वो आके यहां पर मिले हसन तुराबी से, और वो मिले, अच्छा उनका नाम था मंसूर इजाज। अच्छा, वो मंसूर इजाज जिनको पाकिस्तान के लोग जानते हैं मेमो गेट के हवाले से। तो मंसूर इजाज जो हैं वो आए और यहां से, वहां से अमेरिका से आके उन्होंने पूरा डील किया सूडान को, कैसे यहां से सामान्य जाना है, कैसे निकलना है। क्या पहली कोशिश ये थी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन फिर टिप ऑफ हुआ तो वो एक अलग कहानी। उसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो मंसूर इजाज, ठीक है, जिन्होंने मीडिएट कराया, जी जी, सूडान जो और मेमो में अमेरिका हम के बीच। जानते हैं ना, ये सूडान से जो उसामा उस वक्त से हैं। ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक डॉक्टर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ना कहीं से कोई ना कोई दुनिया में कुछ भी हो रहा हो तो पाकिस्तान जरूर कहीं ना कहीं तारीख में या मौजूदा हालात में आपको नजर आता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर वापस आके डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप सूडान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में जिस शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया उस हवाले से। मंसूर इजाज साहब को मैं बता रहा था ना कि मतलब है कि मंसूर इजाज साहब जो पाकिस्तान में तो लोगों ने उनको बाद में जाना, पहले उनको ज़ाहिर कश्मीर के में उन्होंने एक रोल प्ले किया था मीडिएट करवाने का, ये मेमो गेट आने से पहले। लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे मंसूर इजाज साहब की एक जो शख्सियत सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी वो 1996 में हुई थी, 95, 96, 94। वो बहुत करीब थे बिल क्लिंटन के। बिल क्लिंटन और उस वक्त जो उनकी पूरी इंतजामिया, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, सब ये तमाम लोग, और वो डील कर रहे थे असल में कि किसी तरह से वहाँ से उसामा बिन लादेन को बाहर निकाला जाए। अच्छा ये ज़हन में रखें कि अभी वो तंजानिया और कीनिया वाली बॉम्बिंग नहीं हुई, वो 98 में हुई है। तो उससे पहले ही उसामा बिन लादेन जो है, उसामा बिन लादेन यहाँ से पहली खलीजी जंग में ये खिलाफ था सूडान, यानी सूडान जो है वो अरब मुल्कों के खिलाफ था और सद्दाम हुसैन के साथ था, ठीक है, हसन तुराबी भी और उमर बशीर भी। तो इन्होंने दावत दी हसन तुराबी में, वहाँ जाके चले गए वो। और पहले कहा जाता है कि पहले वो खरतूम में रहे वो जगह, लेकिन मैं जब गया एक दफ़ा बहुत पहले सूडान में तो मुझे उन्होंने बताया, लोगों ने कि दिखाई वो जगह कि वो बाहर एक खरतूम से बाहर जगह है सूबा करके, वो खेत हैं, तो वहाँ पर उसामा बिन लादेन रहे और उन्होंने $50,000 का वो जगह खरीदी। 4,000 लोग उनके पास काम करते थे उसामा बिन लादेन के पास, और उनको फिर जब यहाँ से भेजना था ना तो उसमें एक रोल प्ले किया। पहले ये कहा कि गिरफ्तार करें, फिर ये हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वो बहरहाल वो निकल पड़े। तो उसमें मंसूर इजाज साहब का भी किताब लिखें ज़िंदगी में, ऐसे और बात करें तो हम जिक्र करेंगे कि लेकिन लिंग उनका बनता है उनके फिर सूडान से निकलने में मंसूर इजाज करो। खैर वो चलो उमर बशीर आ गए। अब ये उसके बाद फिर जब ये उसामा को भी निकाल दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर वो आगे जाके दारफोर के अंदर कत्लेआम के ऊपर इनके ऊपर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने, लेकिन ये 2008 में शायद सजा सुना दी, लेकिन 2019 तक रहे अपनी जगह, क्योंकि वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। इनके सऊदी अरेबिया ने यमन की वॉर के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो ये रहे इक़्तिदार में, लेकिन उसके बाद 2019 में हटे और 2 जनरल्स वहाँ पे आ गए। एक जनरल वो जो कि हेमिती, जो कि आप समझ लें कि जो यानी जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो चूंकि एक तरह से मलेशिया को लीड कर रहे थे, जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स है इस वक्त, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सूडान की। ये वो फोर्सेज हैं जो ज़्यादा करीब हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, यानी जो सदर हैं, वो ज़्यादा करीब इजिप्ट के हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त तमाम मुल्क चाह रहे हैं कि ये जंग किसी तरह ख़त्म हो, खाना जंगी ख़त्म हो, ये क्योंकि ये फैल ना जाए। तो अगर आप ये समझें कि इस तरह कहा जाए, हम कहेंगे जी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सदारती महल पे कब्जा कर लिया, तो आप समझ लें कि ये यूएई और सऊदी अरेबिया आमने सामने नहीं हावी आ गए ना, क्योंकि वो इजिप्ट के करीब हैं जनरल बुरहान जी। यूएई और सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ये सारा वैगनर ग्रुप, ये सब इधर यहाँ पे ये गोल्ड माइंस हैं सूडान के अंदर। मैंने कल भी बात की थी दारफोर में, और मैं दोबारा बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो
इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा गोल्ड ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आया था पिछले बरस, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, प्यूटिन शेडोज सोल्जर्स हाउ द वैगनर ग्रुप इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, अगर किसी ने देखनी है, 6th है, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये हुआ ना, यूक्रेन की जंग हुई, तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सरबराह हैं वो कहाँ थे उस वक्त? ये 7वीं स्लाइड है। सुडान हेमदीती सीक्स डीपर रशिया टाइज ऑन मॉस्को विजिट। तो ये मॉस्को के बहुत करीब है। ठीक है, और ये जो है ये आप समझ लें। लेकिन इस वक्त क्योंकि इजिप्ट, सीरिया, ये सारे मुल्क करीब आ रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ईरान, प्रिजनर एक्सचेंज कंप्लीट होगी खैरियत से आज। वो एक बहुत बड़ा कैदी सारे रहा होगा, ठीक है। 3 दिन होना था ना वो जंग, सीज फायर भी है, अभी तक कोई गोली नहीं चल रही, कोई हुतीज, कोई बिल्कुल पुरसकून अंदाज में वो मामला आगे जा रहा है। ईरान, सऊदी अरेबिया के अभी हैं कॉम्प्लिकेशंस, बैंकों का मर्जर, तनख्वाहें कैसे देनी है, एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, कैसे खुलेंगे, किसके पास क्या होगा। लेकिन सीज फायर है और सीज फायर आगे रहना चाहिए, अल्लाह करे कि आगे रहे। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि वो जो असल है ना जगह जो मिस कर जाते हैं, जहां पर जो स्ट्रेटेजिक है, वो ये पोर्ट्स, सूडान, ट्यूनीजिया ब्रिक्स में जा रहा है। आप सोचें, आईएमएफ को ट्यूनीजिया ने कहते हैं ना डिक्टेट बंद करो टिक, और उनका नहीं, हम तो जा रहे हैं ब्रिक्स में। आप जरा अंदाजा लगाएं। अच्छा, और उसके बाद दुनिया बड़ी इस वक्त एक मुख्तलिफ किस्म के उसमें दुनिया जो है ना, मैंने कल भी बात की थी, यानी आप जो है ना हुआवे अपना, जो कल मैंने बात की थी कि अपना हेडक्वार्टर मूव कर रहा है सऊदी अरेबिया मूव कर रहा है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका को भी देखेगा। वो जो हमने कल एक यहां पे हुआवे का बताया था ना स्लाइड, अगर पढ़ी हो, यानी हुआवे जो है चाइना की, वो सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर होगा। वो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया को देखेगा बल्कि अफ्रीका के मुल्कों को भी यहीं से देखा जाएगा, और यूरोप के कई हेडक्वार्टर मूव हो रहा है हुआवे का जी। तो अब इशू ये है कि जैसे, यानी इसमें चाइना जो है, चाइना, रशिया, अब यूरोप के अंदर भी एक स्प्लिट है, और वो स्प्लिट कितनी डीपन होती है, अमेरिका अपना कितना, ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है, ठीक है ना, कि मिडिल ईस्ट, और ये मिडिल ईस्ट जब वो कह रहे हैं तो ये रियाद में ये, और इसी में वो फिर उनका जो नियम सिटी बन रहा है पूरा, ठीक है ना, जो कि एक पूरा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल उसको वो कहते हैं द लाइन, वो एक ही ऐसे सीधा बन रहा है। वो बहरे अमर से स्टार्ट होता है, जो कल हम थोड़ा सा बताया था करीब, बहरे अमर की कोस्ट से स्टार्ट होता है, और एक सीधी कतार में ऐसे करके है, लंबा सा 170 का न्योम सिटी, और न्योम सिटी ऐसे आगे, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर, एक ही वो क्यूबिकल शक्ल के अंदर ही उसकी बिल्डिंग, जो कुछ आप देख रहे हैं ना वहां पे अंदर ही अंदर आपको नजर आ रहा है, तो वो एक्चुअली पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। वो जब उसको डिस्प्ले करेंगे, उस सामने आएगा भी, तो दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और अंदर वो सारा जो काम हो रहा है, और उसमें कोई ट्रेन नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, वो अजीब सा, वो कोई गाड़ी नहीं, कोई वो खास अंदाज के अंदर वो शहर बन रहा है, जो मोहम्मद बिन सुलेमान का एक ड्रीम है। अच्छा, तो उसको सारा जो है वो ये चाइना देख रहा है। हाँ। अच्छा, अब इशू ये है कि सारा इसमें वही बात हो रही है कि वो सारे पलट के कह रहे हैं कि 1 मिनट ठहर जाए, पाकिस्तान कहाँ है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मियाँ साहब को प्रोटोकॉल, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 2 दफा रहे हैं। ये इशू नहीं है। इशू क्या है? इशू ये है कि ये स्टेबिलिटी कैसे आती है। सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, नहीं जाते, हुकूमत, और क्या इससे भी ज्यादा इशू वो, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी वाली बात हुई उनके दौर में? नहीं हुई। ये लिखा जाएगा ना कि इनके ये क्या हुआ, क्या होता है, क्या। अच्छा, इन्होंने कहा 14 मई को नहीं हो सकता किसी सूरत। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं पहले हो जाए, मेरी तरफ से पहले हो जाए, 1 तारीख पे हो। अच्छा, इस पे सब एग्री करते हैं ना कि 1 तारीख पे हो। अब वो 1 तारीख कौन सी होगी, इस पे बैठना है। और ये लोग अगर बैठे, देखें शहबाज शरीफ साहब खुद भी मुफाहमत वाली उनकी शख्सियत है, उनकी शख्सियत भी वो मुफाहमत के, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। अगर वो सिराजुल हक साहब, इमरान खान साहब, देखिए सिराजुल हक जमात इस्लामी इत्तेहादी रही है मुस्लिम लीग नून की, जमात इस्लामी इत्तेहादी रही है इमरान खान साहब की केपी के अंदर, तो उनका एक बड़ा एज है। वो किस तरह बैठते अभी इस वक्त, अगर इस हफ्ते तलखी ना बढ़ी, जो कि फिर आज दोबारा शाम को तकारीर में नजर आ रही थी, तलखी ना बढ़ी, गिरफ्तारियां ना हुई, ये
तो ये बैठ जाएंगे और अदारों का एहतराम करें खुदारा। ये थोड़े से टाइम होता है, उसके बाद बातें रह जाती हैं कि यार ये इनके मुल्क में, बिल्कुल, बहुत इनके शुक्रिया मुल्क में ये डॉक्टर साहब। जजेस डिस्कस हो रहे हैं, इनके मुल्क में असल इशू मैंने कहा ना नवाज शरीफ की वापसी थी, उसको साइड पे करके ये आइन पसंद, ये आइन के जज हैं, खुदा का बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट हम कर क्या रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, इंशाल्लाह नाजरीन कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सिस्टम चल नहीं रहा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।